आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। देखिए दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला नियम है क च ट त प के आगे अनुनासिक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, ये क च ट त प है ना, हिंदी वर्णमाला में यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला की वीडियो में बना चुका हूँ, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे ये मैंने साइड में लिख दिए हैं का च ट त प, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं। जैसे क ख ग घ ण, जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना, जैसे ण य ण न म, ये इन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। तो वही है यहाँ पे, देखिए क च ट त प के आगे अनुनासिक को छोड़कर कोई घोष वर्ण हो तो उसके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे अब इसको दोस्तों देखिएगा, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे दिक प्लस गज, तो यहाँ देखिए इस नियम को पढ़िएगा, क च ट त प के आगे अनुनासिक को छोड़कर, यानी कि जो क च ट त प वर्ग है ना, इनके आगे कोई भी अनुनासिक अक्षर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यानी उनको छोड़कर कोई घोष वर्ण हो, यानी कोई भी घोष वर्ण आ सकता है ना, या होना चाहिए। कोई भी घोष वर्ण हो तो उसके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता। अब देखिए दोस्तों, जो वर्ग का तीसरा अक्षर होता है ना, जैसे हमारा क वर्ग है, तो क वर्ग का जो तीसरा अक्षर होगा वो कौन सा होगा? यानी क ख ग, कौन सा होगा? ग होगा। अब इसी प्रकार का अगर च होता तो च वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ज। यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, तीसरे पे क्या आ रहा है? ज। बस वही, यही इसमें परिभाषा में बताया गया है। देखिए, जैसे दिक प्लस गज, तो क वर्ग है, तो क के आगे कोई अनुनासिक तो नहीं है, है ना, क्योंकि अनुनासिक अक्षर मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारे के सारे क्या हैं? ण य ण न म, ये अनुनासिक अक्षर हैं और ये अनुनासिक अक्षर नहीं है, कोई भी घोष वर्ण होना चाहिए। तो ये घोष वर्ण है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये घोष अघोष है ना, तो इसकी वीडियो में बना चुका हूँ हिंदी वर्णमाला के नाम से, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं उस वीडियो को देख करके। तो देखिएगा, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, इस जो नियम है ना, पहला नियम, इसके अकॉर्डिंग देखिए, देख लेते हैं। क वर्ग है, क के बाद कोई भी घोष वर्ण आया है यानी ग, तो इसमें क्या बोला है कि उसी क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर दोस्तों कौन सा होगा? क ख ग, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ग। तो यहीं पे क्या किसमें बदल जाएगा ये दोस्तों? ग, यानी कि दिक। और एक बात और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी अक्षर पे हम हलंत लगा देते हैं तो अक्षर आधा रह जाता है, ठीक है। तो क, तो ये आधा है ना अभी, यानी कि हल चिन्ह भी इसे बोलते हैं। हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है जो संधि का पहला अक्षर होता है ना, पहला शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन संधि में, वो हलंत लगा कर के उसे हम लिखते हैं या फिर हल चिन्ह लगा करके उसको हम लिखते हैं। अब जैसे क के बाद ग आएगा ना, आधा क है तो फिर आधा ग, तो इसी वर्ण का तीसरा अक्षर आएगा ग है, तो यहाँ हो जाएगा दिग्गज, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ वाक प्लस ईस, तो क वर्ग है, तो क वर्ग मैंने आपको बताया था नियम के अनुसार तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो तीसरा अक्षर का कौन सा? ग है, तो कौन सा हो जाएगा? वा
गीस, क्योंकि ई की मात्रा लगी है तो ई की मात्रा ग पे लगाएंगे तो गीस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगला है षट प्लस रिप, तो ये आपका हो जाएगा ट। ट वर्ग आया है यहाँ पे, देखिए ट वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, ड। ड है तो ये क्या हो जाएगा, षट ड्यू। ठीक है ना, षट ड्यू। अब अगला है दोस्तों देखिएगा षट प्लस आनंद, ये क्या, षट प्लस आनंद, तो ट वर्ग है तो ट वर्ग का जो, अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, स्वर आया है अ। ठीक है ना, तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ही क्या हम देख लेते हैं कि इसमें कि क च ट त प के आगे आगे अनुनासिक को छोड़कर कोई घोष वर्ण हो, ठीक है ना, तो उसके स्थान क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, यानी अनुनासिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए षट प्लस आनन यानी आ तो स्वर है ना ये, तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा, ड, तो ड हो जाएगा, तो षडानन। इसी प्रकार से अच प्लस अंत तो क्या होगा, अजंत। उत प्लस घाटन तो उद्घाटन। तो मैंने आपको बताया था च वर्ग आया है तो च वर्ग का कौन सा तीसरा अक्षर हो जाएगा, देखिए च वर्ग यहाँ पे क, च का तीसरा हो जाएगा ज। तो देखिए जा में चेंज हो गया है ना, क्योंकि ये आ है, स्वर है, तो च को किस में चेंज हो जाएगा, ज में, तो अजंत। तो यहाँ देखिएगा उत प्लस घाटन, तो ये त वर्ग है ना, तो त वर्ग में देखिए तीसरा अक्षर कौन सा होगा, द होगा, तो यहाँ हो जाएगा उद्घाटन। तो त वर्ग किस में चेंज हो जाएगा, द में। ठीक है, त चेंज हो जाएगा द में, क्योंकि इसके बाद कोई भी अनुनासिक अक्षर नहीं आया है। ठीक है ना, घोष आ जाए या फिर कोई भी स्वर आ सकता है, तो उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिएगा अप प्लस ज, तो देखिए अप तो पा वर्ग है, पा वर्ग का तीसरा कौन सा है, बा। ठीक है ना, पा वर्ग में तीसरा अक्षर कौन सा है, बा, तो क्या हो जाएगा, अब्ज। ठीक है ना, इसी तत् प्लस इच्छा तो हो जाएगा, ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा होता है तो तदीक्षा। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको इस नियम को याद रखना है। ठीक है ना, जो पहला नियम है ना, तो इस नियम को आपको ध्यान में रखना है, बाकी की आप संधि को आसानी से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप फिर अगला नियम पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, किसी स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, यानी स्पर्श व्यंजन, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ हिंदी वर्णमाला में, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किसी स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात प्रथम देखिए अक्षरों क च ट त प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, क च ट त प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए। अनुनासिक में अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक ना, प्रत्येक वर्ण का पंचमा अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। तो देखिए जगत प्लस नाथ, तो त वर्ग है ना, त वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा ना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा जगन्नाथ। अब देखिए सत प्लस मार्ग, अब देखिए जो त वर्ग है ना, तो त वर्ग का देखिएगा पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, पांचवा अक्षर ना ही होगा। तो देखिए सत प्लस मार्ग तो क्या हो जाएगा, तो पांचवा अक्षर में बदल जाएगा, यानी कि ना हो जाएगा, तो हो जाएगा सन्मार्ग। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। वाक प्लस मैं, तो क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, या। ठीक है ना, ड़ होता है, ड़। ठीक है, तो देखिए वाक प्लस मैं तो क्या हो जाएगा, वाण मैं। ठीक है ना, ड़ ये होगा। अब देखिए अगला षट प्लस मास तो क्षण मास। इसी प्रकार से देखिए तीसरा जो नियम है, त के आगे कोई स्वर, ठीक है ना, ता अक्षर है ना, तो ता अक्षर के आगे कोई स्वर या ग घ
द, ध, ब, भ, या ये आए या फिर या व रा आए तो त के स्थान में द होगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ नियम याद रखना है। देखिए, त के आगे कोई स्वर आए, ठीक है ना, जो ता अक्षर है उसके आगे या तो कोई स्वर आए, स्वर में आपको बता चुका हूँ हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो देखिए, या तो कोई स्वर आए या फिर ये अक्षर आ जाए कोई भी, ग, घ, द, ध, ब, भा, या फिर या व रा, इनमें से कोई अक्षर आ जाए तो ता के स्थान में क्या हो जाएगा, द होगा। जैसे सत प्लस आनंद, तो देखिए यहाँ ता वर्ग है ना, ता, तो ता के आगे क्या आया, कोई स्वर आया यहाँ पे, आ स्वर है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा, त दा में चेंज हो जाएगा, द में, तो हो जाएगा सदानंद। इसी प्रकार से ये वाला जगत प्लस ईश, तो ता वर्ग है ना, ता के आगे देखिए आपका है ई, यानी स्वर आया है, ये स्वर है ना, स्वर आया है, तो ता किस में चेंज हो जाएगा, द में, तो जगदीश, ई की मात्रा द पे लगेगी तो जगदीश। अगला दोस्तों देखिएगा उद प्लस गम, तो ये ता वर्ग ता है ना, तो ता के बाद क्या आया, ग, यानी कि इनमें से कोई भी अक्षर आया यानी ग आया है तो क्या हो जाए, उद्गम। इसी प्रकार से सत्य प्लस धर्म, तो क्या हो जाए, ता आया है, ता के बाद क्या आया, धा, धा देखिए ये आया है तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, द में, तो सद धर्म। चलिए दोस्तों अगला पढ़ लेते हैं, चौथा नियम, त, द के आगे च, छ हो तो त द के स्थान में च होता है, ज, झ हो तो ज, ठ और ठ हो तो ट, ड, ढ हो तो ड और ल हो तो ल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको शायद नियम नहीं समझ में आया होगा तो एक एक करके हम इसको समझ लेते। देखिए, अगर त प्लस ल, यानी त के बाद अगर ल आया है तो हो जाएगा आपका त का ल में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो ये त है ना, इसका जो परिवर्तन होगा किस में होगा, ल में होगा। जैसे देखिएगा उत प्लस लेख, तो यानी त के बाद ला आया है तो किसमें, ल में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा उल्लेख। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जैसे यहाँ पे ता है, फिर ता के बाद ला आया है तो फिर ला में चेंज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ ये हलंत लगा हुआ ता, तो इसका मतलब ये आधा ता है, तो हो जाएगा किसमें, तल्लीन। इसी प्रकार दोस्तों देखिएगा अगला नियम है कि त प्लस च या फिर छा, तो ये हो जाएगा आपका त में, ठीक है ना। और ता का च में परिवर्तन होता है, अगर ता का किस में परिवर्तन होता है, च में होता है। जैसे सत्य प्लस चरित्र, अब दोस्तों देखिए ता के बाद क्या आया है, या तो च आए या फिर छा आए, तो यहाँ पे आया है त के बाद आया है च, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा सच्चरित्र, क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। अगला दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे महत प्लस छत्र, ठीक है ना, तो यहाँ त है, ता के बाद क्या आया है, छ, तो फिर ता का किस में चेंज होगा, च में, बस वो कर देंगे चेंज। देखिए महत छत्र, ठीक है। और बाकी देखिए उत प्लस चारण तो उच्चारण, जगत प्लस छाया तो जगत छाया। बस आपको बस नियम याद रखना है और बाकी का एग्जाम्पल मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। इसके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना, रिवीजन के लिए, और एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ता प्लस जा, है ना, ता के बाद या तो जा आए या फिर झा आए, तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिएगा उत प्लस ज्वल, तो यानी जा आया है ना, ता के बाद क्या आया है, ज, तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल। इसी प्रकार से सत प्लस जन, तो ता के बाद क्या आया है, जा आया है, तो किस में चेंज होगा, यानी कि ता का ज में चेंज हो जाएगा, तो सज्जन, ठीक है ना। अगला दोस्तों नियम देख लेते हैं, ता प्लस
ट या फिर ढ। तो देखिएगा त का ट या ड में परिवर्तन होता है। जैसे तत् प्लस टी का, तो यानी त के बाद क्या आया है यहाँ पे ट आया है ना। तत् प्लस टी का तो क्या हो जाएगा, किस में चेंज होगा, क्रम से देखिए ट में चेंज होगा। ट है ट का ट में, तो यानी क्या हो जाए तत् टी का। अब दोस्तों देखिएगा अगला उत प्लस डयन। तो यहाँ ता के बाद क्या आया है, ड आया है, यानी यहाँ देखिए ता के बाद क्या आया है, ड आया है। तो ड का फिर चेंज किस में होगा, ड में ही होगा, है ना। ड टा का होता तो टा में चेंज होता, और ड का है तो ड में ही चेंज होगा। जैसे यानी अगर इस पे देखिए हलंत लगा हुआ है, ठीक है, तो आधा होगा ये आधा ड, तो ये हो जाएगा उड्डयन। ठीक है, अब अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, पांचवा। ता कॉमा द के आगे श हो तो त द के बदले च और स के बदले छ होता है, और त द के स्थान में द और हा के स्थान में ध होता है। जैसे इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए त या फिर द, उसके बाद अगर स आ जाता है तो च में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और त या द के बाद हा आ जाता है तो फिर द या फिर ध में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिएगा सत प्लस शास्त्र, तो सत यानी ता आया है ना, ता के बाद क्या आया है, सा, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों किस में चेंज हो जाएगा जी, च में। तो आपका हो जाएगा जी सच्छास्त्र, ठीक है ना। अगला है देखिए उत प्लस हार, तो ता के बाद क्या आया है, ता के बाद हा आया है ना, तो किस में चेंज होगा ये, द क्रम से, ठीक है। अगर मान लीजिएगा द आता तो फिर धा में चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा उद्धार। अब दोस्तों देखिएगा आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो नियम है, छ के पूर्व स्वर हो तो छ के बदले छ, है ना, आधा चा और छ होता है। जैसे आ प्लस छादत, तो यहाँ देखिएगा आ के बाद क्या आया है, छ आया है, ठीक है ना। तो इसको देखिए दोस्तों नियम को ही देखिए पढ़ लेते हैं। छ के पूर्व स्वर हो, यानी कि जो छ है ना, छ के पूर्व क्या हो, स्वर, है ना। अब देखिए छ है, छ के पहले क्या है, स्वर आया है आ, तो छ के बदले किस में हो जाता है, छ, यानी आधा चा और छ में। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे आ प्लस छादत तो क्या होगा, आच्छादन। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं, परि प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा ये, परिच्छेद। वी प्लस छेद तो क्या हो जाएगा, विच्छेद। वृक्ष प्लस छाया तो क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया, ठीक है। अब अगला दोस्तों देख लेते हैं कि अनु प्लस छेद तो क्या हो जाएगा ये, अनुच्छेद, ठीक है ना, क्योंकि छ से पहले ना, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ ना व्यंजन आया है, लेकिन इसमें दोस्तों देखिएगा नु तो ऊ हमारा क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है। तो ऊ यानी छ के पहले क्या आ रहा है, आपका स्वर ही आ रहा है। स्वर कौन सा है, वो ऊ आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद। अगला दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जैसे साला प्लस छादन, तो छा से पहले ही स्वर आ रहा है ला, तो ला में स्वर कौन सा निकल रहा है, आ, ठीक है ना। तो यानी छा से पहले भी क्या आ रहा है आपका स्वर, वो भी आ, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, छालाक छादन, ठीक है ना। बस यहाँ पे भी आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला ये देख लेते हैं दोस्तों, अब प्लस छेद तो हो जाएगा अवच्छेद। वाह, तो यहाँ पे भी आ की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे भी स्वर हो गया कौन सा, आ, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अवच्छेद। अब देखिए यहाँ दोस्तों छत्र प्लस छाया, ठीक है ना। तो यहाँ री, मैंने बताया था 11 स्वर होते हैं जिसमें एक री भी होता है
ऋषि लिखते हैं ना, वो वाला ऋषि वाला री। तो यहाँ पे री है आपका स्वर, तो यहाँ छा है तो किस में हो जाएगा, छत्र, छत्र छाया, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिएगा अगला नियम भी पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, यदि माँ के आगे स्पर्श स्पर्श वर्ण हो, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन में आपको बता चुका हूँ, तो माँ के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आता है। जैसे दोस्तों इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे सम प्लस कल्प, ठीक है ना, तो सम प्लस कल्प तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, संकल्प, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ देखिएगा, जैसे कि इस परिभाषा के अनुसार, इस नियम के अनुसार ही कि माँ के आगे स्पर्श वर्ण हो, स्पर्श व्यंजन मैंने बताया का, च, ट, त, प, है ना, तो इसके अंदर जो पांचों वर्ण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन ही होते हैं। अब जैसे सम प्लस कल्प, तो म के बाद क्या आया है, क, यानी स्पर्श वर्ण आया है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा संकल्प। तो इसमें देखिए इस नियम के अनुसार ही अनुसार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आता है। जैसे का वर्ग का अनुनासिक वर्ण कौन सा होगा, क, ख, ग, घ, न, ण, ठीक है ना। तो ये न हो गया तो क्या हो जाएगा, संकल्प या फिर संकल्प, ठीक है। यहाँ पे अंग का काम करेगा ण, ठीक है। अब जैसे किम प्लस चित्त, तो माँ, ठीक है ना, माँ के बाद देखिए चित्त, ची आया है, तो जो होगा किंचित। अब यहाँ देखिए दोस्तों, या करके हम इसे लिख सकते हैं किंचित, यानी कि चूल्हे कियाँ इयाँ होती ना, इयाँ पंचमा अक्षर, चा का जो पंचमा अक्षर होता है इयाँ होता है, ठीक है ना। तो या तो फिर हम यहाँ पे या यानी कि आधा यहाँ भी लिख सकते हैं किंचित, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आधा ण लिख दिया है, ऐसे यहाँ पे हम आधा यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को। देखिए अगला सम प्लस तोष, तो यहाँ पे माँ आया है, माँ के बाद ता आया है, ठीक है। तो ता का जो पंचमा अक्षर होगा ता, ठीक है ना, क्या होता है, ता का पंचमा अक्षर ना होता है, ठीक है। तो संतोष, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संतोष, ठीक, या तो ऐसे लिख दो अंग की बिंदी लगा के या फिर आधा ना बना के, है ना। अब देखिए सम प्लस पूर्ण, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे संकल्प, तो यहाँ पे आधा ना नहीं बना सकते हैं हम, या तो बिंदु रख दीजिए, बिंदु किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ण का काम कर रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आधा ना बना के काम चलाते थे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अब किंचित, तो किंचित में भी आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, आधा ना नहीं बनेगा, यहाँ पे या तो बिंदी लगाएंगे किंचित, या फिर चूल्हे किया वाला होता है इयाँ, है ना, आधा इयाँ बनाएंगे। इसी प्रकार से देखिए संतोष, तो यहाँ पे क्योंकि ता वर्ग है ना, ता वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो होता है न, तो यहाँ पे संतोष या तो आप अंक की बिंदु लगा के लिख सकते हैं या फिर आधा ना लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इस कंसेप्ट को आपको जो है ध्यान में बिल्कुल रखना है। अगला है यहाँ पे सम प्लस पूर्ण, तो देखिएगा सम पूर्ण, ठीक है ना, यानी कि प वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, पंचमा अक्षर प वर्ग का, वो कौन सा होता है, म होता है। तो यहाँ पे आप या तो अंकी बिंदी लगा के संपूर्ण लिख सकते हो या फिर आधा माँ लगा के, यहाँ पे आप ना नहीं लगा सकते हो, नहीं तो कुछ लोग ना लगा दे संपूर्ण, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है म के आगे अंतष्ट या अंतष्ट व्यंजन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। अंतष्ट व्यंजन होते हैं या वाराला, ठीक है ना। तो देखिए म के आगे अंतष्ट या फिर ऊष्म वर्ण श हा, ठीक है ना, ये ऊष्म वर्ण होते हैं, हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे अनुस्वार बिंदु से हम जो है डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे किम प्लस वा, तो देखिए या वा राला अंतष्ट व्यंजन है, ये वा क्या है, अंतष्ट व्यंजन है।
तो माँ के आगे क्या आया है, अंतष्ट आया है, तो किस में बदल जाएगा जी, अनुस्वार, यानी कि किम वा। अनुस्वार को हमने बिंदी लगा के यहाँ पे डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब जैसे सम प्लस हार, तो यहाँ देखिए माँ के बाद कौन सा आया है, हा। हा आपका क्या है, हा यहाँ पे आपका देखिए ऊष्म वर्ण है, यानी श श श हा। तो हा आपका ऊष्म वर्ण आया है, तो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। माँ किस में बदलेगा, अनुस्वार में। देखिए सम प्लस हार तो संहार। इसी प्रकार से सम प्लस योग, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा संयोग। जैसे माँ के बाद या आया है, या व राला, तो ये अंतष्ट व्यंजन हो गए, या व राला, तो या आया है, तो यहाँ पे किस में बदल जाएगा, यानी अनुस्वार में, तो यानी संयोग। इसी प्रकार से सम प्लस वाद, तो माँ के बाद वा आया है, यानी कि अंतष्ट आया है व्यंजन, तो वा यानी कि अंग की बिंदी, यानी कि हम कह सकते हैं अनुस्वार में बदल जाएगा, संवाद। इस वाले कंसेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए अपवाद है सम प्लस राज, तो ये होगा समराज, ठीक है ना। इसको अपवाद के रूप में भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला जो नियम है, री रा वा सा के आगे ना हो, यानी कि री है ना, तो ये रा व सा के आगे नहीं होना चाहिए, और इनके बीच में चाहे स्वर, ठीक है, या कवर्ग, पवर्ग या अनुस्वार, ठीक है ना, या फिर या व ह आए तो ना का ण हो जाता है, ठीक है। ना का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ण में, ठीक है ना। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं। देखिएगा भर प्लस अन, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा भर प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, र के बाद क्या आया है, आ, तो हो जाए वर्ण, यानी कि ना है ना, तो ना का किसमें चेंज परिवर्तन हो जाएगा, ण में, तो वर्ण। इसी प्रकार से भूष प्लस अन, ठीक है ना, तो किसमें हो जाएगा भूषण, ना का ण में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से प्र प्लस मान, तो प्रमाण। राम प्लस अयन, तो रामायण। त्रस प्लस ना, तो क्या हो जाएगा त्रसना। नार प्लस अयन, तो नारायण, ठीक है ना। अब देखिए अगला और हम जो नियम को देख लेते हैं। देखिएगा कि अगला है, देखिए यदि री और द के बाद माँ आए, है ना, री और द के बाद माँ आए, तो द का ण में परिवर्तन हो जाता है, या ण बन जाता है। जैसे रिद, रिद प्लस म, तो हो जाएगा णम, आधा ण और म। मृद प्लस मूर्ति, ठीक है ना, यानी कि री के बाद क्या आ रहा है, द आ रहा है ना, ठीक है ना, और द के बाद क्या आना चाहिए, माँ आना चाहिए, तो द के बाद माँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो क्या हो जाएगा मृण मूर्ति, ठीक है ना, मृण मूर्ति। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, और लोगों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका बाकी का थोड़ा सा पार्ट और रह गया है व्यंजन संधि का, वो पार्ट 2 की वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक तो यही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और रह गया है, ठीक है ना, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।